नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उसके बारे में डिस्कशन होता है और डिटेल से जो है वो चर्चा होती है। साथ के साथ जो है वो हम ये भी डिस्कशन करते हैं कि इस टॉपिक पे जो है वो पहले किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं या इन फ्यूचर में जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास में एनीमिया। एनीमिया से अगर हम बात करें तो एनीमिया से जो है वो हमारे पास में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं। कितने टाइप होते हैं, कितना हमारे पास में जो है हीमोग्लोबिन लेवल होता है, किस तरीके से जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इमरजेंसी एनीमिया में का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, नॉर्मल मॉडरेट एनीमिया का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके टाइप से और इसके मैनेजमेंट से और इसके जो है वो इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो देर ना करते हुए जो है वो पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में डेफिनेशन। तो दोस्तों, एनीमिया जो है वो हमारे पास में मिलके बड़ा एनी का मतलब होता है डेफिशिएंसी और मिया का मतलब होता है ब्लड। जहां कहीं भी आपके पास में सफिक्स के रूप में हमारे पास में मिया जहां पे भी आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू ब्लड। यानी कि कहीं पे भी आप वर्ड उठा के देख लो, वो आता है हमारे पास में रिलेटेड टू ब्लड। जैसे थैलेसीमिया है, ठीक है, देन ल्यूकेमिया है। जहां पे भी मिया आता है, किसी भी शब्द के पीछे अगर मिया आ रहा है, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, तो किसी भी शब्द के पीछे अगर मिया आ रहा है तो वो सीधा सीधा जो है वो रिलेटेड आता है हमारे पास में ब्लड। और एनी का मतलब होता है हमारे पास में डेफिशिएंसी। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज द कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। देखो, बहुत सारी जगह जो है वो आपको दिखेगा कि एनीमिया क्या है? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, या आरबीसी की जो है वो डेफिशिएंसी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाता है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमिया कहते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को जो है वो आप समझिए दोस्तों। एक होता है हमारे पास में आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, और दूसरा होता है हमारे पास में हीमोग्लोबिन। अब देखो, दोनों चीजें जो है वो सिनोनिम्स ही है। अगर आरबीसी की हमारे पास में डेफिशिएंसी होगी, आरबीसी जो है वो डिक्रीज होगी, तो सीधी सीधी बात है वो किसको लीड करेगा? हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? आरबीसी की जो है वो बिल्कुल बीच में होता है। आरबीसी में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उस न्यूक्लियस की जगह जो है वो क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो आप डायरेक्टली जो है वो ये कह सकते हो कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन जो है वो एनीमिया कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है या आरबीसी नंबर में जो है वो कम हो जाती है, तो फाइनली क्या होगा? हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज होगा। तो दोनों चीज सही है हमारे पास में कि एनीमिया जो है वो हमारे पास में एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड एनीमिया, एंड लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू द ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन को ले जाने लाने का काम है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आपको पता है कि जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन को जो है वो कहां से? लंग्स से, ऑक्सीजन को लंग से जो है वो टिश्यू तक लेके जाता है। क्लियर? ऑलमोस्ट जो है वो 98.5% जितनी भी हमारे पास में ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखना दोस्तों कि जितनी भी हमारे पास में ऑक्सीजन होती है उसमें 98.5% ऑक्सीजन को जो है वो कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाता है। और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे पास में कि जो ऑक्सीजन लंग्स से है, ठीक है, लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो कहां तक लेके आता है दोस्तों? टिश्यू तक लेके जो है वो जाता है। और ऑलमोस्ट 98.5% जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। और जो 1.5% जो बचा रिमेनिंग ऑक्सीजन, मतलब जितनी भी ऑक्सीजन लेके जाएगा, जितनी भी ऑक्सीजन जो कैरी होती है उसमें 98.5% ऑक्सीजन तो जो है वो लंग से टिश्यू तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो हीमोग्लोबिन ही लेके आता है। रिमेनिंग जो 1.5% बची वो हमारे पास में जो है वो कौन लेके आता है? वो लेके जाता है हमारे पास में प्लाज्मा में जो है वो डिजोल्व हो जाती है और उसको लेके जो है वो चली जाती है। ऐसे ही जो है वो CO2 जो है वो टिश्यू से लेके कहां तक? लंग्स तक लेके आता है। क्या?
टिश्यू से लेके लंग्स तक, लेकिन उसमें हमारे पास में ऑलमोस्ट जो है वो 35% ही जो है वो लेके आता है। बाकी जो हमारे पास में 70% है या अप्रोक्सीमेटली 65% है वो हमारे पास में बाइकार्बोनेट के द्वारा जो है वो आती है। आपको बेसिकली जो है वो इतना ही ध्यान रखना है कि एनीमिया जो है वो हमारे पास में एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन और आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनीमिया कहते हैं। अब बात आती है कि नॉर्मल लेवल जो है वो हमें पता होना चाहिए, डिक्रीज कितने से जो है वो कम हो जाता है, तब हम जो है वो एनीमिया कहेंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। जब नॉर्मल वैल्यू पता होगी तभी तो हम जो है वो आगे बढ़ेंगे कि अब इसको हम एनीमिया में जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम मेन की बात करें, ठीक है, पुरुष की बात करें तो 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हमारे पास में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है। ठीक है, 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हमारे पास में मेन के अंदर होता है। अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन में दोस्तों हमारे पास में 12 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल होता है। और प्रेग्नेंट वुमेन की अगर हम बात करें तो वहां पे हम जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं नंबर, और वो आता है हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली या इक्वल जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। अब ये हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है, अब आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन कैपेसिटी तो जो है मेल और फीमेल दोनों में इक्वल ही होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास में यहां पे जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल अलग है। मेन के अंदर जो है वो हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो अलग है, और वुमेन के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो अलग है। तो इन दोनों को जो है वो कैसे होता है, तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास में, ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास में आरबीसी पे, कितना है, रेड ब्लड सेल्स पे। और ये भी आपको पता है कि मेन के अंदर जो है वो आरबीसी इंक्रीज होती है देन कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, फीमेल के अनुसार देखें तो फीमेल के अंदर आरबीसी लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। और ये आरबीसी लेवल जो है वो डिक्रीज क्यों होता है, ये होता है हमारे पास में टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो है वो आरबीसी लेवल पुरुषों के अंदर या हम कहें कि मेन के अंदर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो आरबीसी अगर ज्यादा है तो आरबीसी ज्यादा है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल भी जो है वो ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है, ये आरबीसी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, तो इसलिए वहां पे जो है वो ज्यादा होता है। अब बात आती है कि एनीमिया किसको कहेंगे। यहां तक तो जो है वो चीज क्लियर हो गई हमारे पास में। अब आती है हमारे पास में कि एनीमिया जो है वो कौन सी कंडीशन को रहेंगे। अगर मेल के अंदर हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल वो हमारे पास में लेस देन हो जाता है, कितना, 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कितना था, 13.5 से लेके 17.5 जो है वो नॉर्मल रेंज है। अब वो हीमोग्लोबिन लेवल कम होता होता 13 पे आ गया, उसके बाद अगर 12 पे आ गया और 12 से कम हो गया हीमोग्लोबिन लेवल, अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एनीमिया की कंडीशन कहेंगे। ऐसे हम जो है वुमन की अगर हम बात करें तो वुमन में हमारे पास में आता है अगर हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो जाएगा तो हम एनीमिया की कंडीशन कहेंगे। और प्रेग्नेंट वुमन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल अगर लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा तो उसमें हम एनीमिया की कंडीशन जो है वो कहेंगे। क्लियर आ गया समझ में। ये था हमारे पास में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो हो कितना होता है, मेल के अंदर कहें या मेन के अंदर होता है 13.5 से लेके 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। वुमेन के अंदर जो है वो हमारे पास में होता है 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 ग्राम से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और प्रेग्नेंट वुमन में हमारे पास में 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो है होता है। अब वो अगर डिक्रीज होके हमारे पास में मेल के अंदर या मेन के अंदर जो है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, या फिर हम कहें वुमन के अंदर जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, और अगर प्रेग्नेंट वुमन के अंदर कहें 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, एनीमिया कहेंगे। तो याद रह जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, अब एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से क्या है, इसकी इटियोलॉजी के आधार पे अलग किया गया है, देन उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पे अलग अलग किया गया है, आरबीसी की साइज के आधार पे जो है वो अलग अलग किया गया है। तो इसके 3 कैटेगरी है, साइज के आधार पे, देन उसके बाद कोजेज के आधार पे, देन मॉर्फोलॉजी के आधार पे। इस तरीके से 3 कैटेगरी में हम जो है वो एनीमिया को
अलग अलग डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आरबीसी सेल साइज, यानी कि जो हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स है, कौन सी आरबीसी है, उसकी साइज के आधार पे जो है वो एनीमिया को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एमसीवी। एमसीवी है दोस्तों मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम, ठीक है, यह आ गया हमारे पास में एमसीवी, मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम। अब मीन कार्पोसुलर वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास में एवरेज साइज ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब साइज के आधार पे जो है वो हम इसको जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, और तीसरा होता है हमारे पास में मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस से बताएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा इसमें एक स्लाइड से आपको जो है बताना चाहूंगा। ये जैसे हमारे पास में जो है वो आरबीसी है, ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मल एक आरबीसी है, चलो इसको थोड़ा राउंड शेप में बनाते हैं। ये हमारे पास में जो है वो एक आरबीसी है, और आरबीसी की अगर हम साइज की बात करें तो साइज में हमारे पास में दोस्तों इसकी साइज होती है 8200 फीटोलीटर, ठीक है, ये इसकी जो है वो हमारे पास में साइज होती है। अब बात क्या होती है, यहां पे 3 कंडीशन है, कौन कौन सी, पहले ले लेते हैं माइक्रोसाइटिक, पहले हो गया हमारे पास में माइक्रोसाइटिक, पहले इसी को समझ लो ताकि समझ में आ जाए। सेकंड आएगी नॉर्मोसाइटिक, और थर्ड आती है मैक्रोसाइटिक। ये 3 कैटेगरी में हम जो है वो इसकी साइज के आधार पे एनीमिया को जो है वो डिवाइडेशन करेंगे। पहला आ गया माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सेकंड आ गया हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, और थर्ड आ गया हमारे पास में मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब देखो, साइटिक का मतलब हो गया हमारे पास में सेल्स साइज, ठीक है, और माइक्रो का मतलब छोटी। अगर हमारे पास में आरबीसी की साइज जो है वो 80 फीटोमीटर, ठीक है, फीटोलीटर से कम हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में माइक्रोसाइटिक। माइक्रो मतलब नेरो होगी। अब देखो, आरबीसी साइज अगर नेरो हो गई है, ठीक है, आरबीसी की साइज अगर नेरो हो गई तो उसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एनीमिया हो गया, ठीक है। तो अगर साइज डिक्रीज होगी इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, माइक्रोसाइटिक। सेकंड आता है नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक में क्या होता है दोस्तों, साइज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, जो आरबीसी की साइज है वो 80 to 100 फीटोलीटर जो है वो इतने ही रहेगी, लेकिन नंबर्स में कम हो जाए, ठीक है। मान लो, सपोज करो, वैसे तो बहुत मिलियंस की संख्या में आरबीसी होती है, लेकिन मान लो अपन सपोज करें कि मेरे अंदर जो है वो 100 आरबीसी है। अब उसकी साइज तो ठीक है, लेकिन नंबर्स में कम होगी, 80 रहेगी, तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन कम हो गया। और लास्ट में आता है मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक का मतलब होता है साइज जो है वो इंक्रीज होगी। अब साइज इंक्रीज हो जाती है तभी भी जो है वो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो समझ में आ गया, माइक्रोसाइटिक मतलब डिक्रीज साइज, नॉर्मोसाइटिक मतलब साइज ठीक है, और मैक्रोसाइटिक मतलब साइज जो है वो इंक्रीज है। तो इसके आधार पे जो हम क्लासिफिकेशन ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया को आप बताओगे कि इसमें मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, डिक्रीज 80 फीटोलीटर, ठीक है, 80 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कितना था हमारे पास में, नॉर्मल था 80 to 100, ठीक है। तो यहां पे बताइए मुझे कि नॉर्मल हमारे पास में होता है, नॉर्मल में यहीं पे लिख देता हूं, नॉर्मल जो है वो कितना होता है, साइज 80 to 100 फीटोलीटर जो है वो हमारे पास में होता है। अब अगर 80 से डिक्रीज हो गया तो कंडीशन क्या आ जाएगी, माइक्रोसाइटिक। अब माइक्रोसाइटिक एनीमिया किस किस में देखने को मिलता है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, खास तौर से जो हो प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलेगा। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो आरबीसी की साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी, आरबीसी की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये लो मैं लिखता हूं, आरबीसी की साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी जो है वो आरबीसी की साइज डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्राइडोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी साइज डिक्रीज होती है। और जो क्रोनिक डिजीज से एनीमिया होता है, क्रोनिक डिजीज कैसे, जैसे सीकेडी हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास में जो है वो बोन मेरो डिप्रेशन हो गया, बोन मेरो की कोई डिक्रीज होगी, क्रोनिक डिजीज होगी, उसमें भी हमें जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अब नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है मतलब एमसीवी जो है वो कितना रहेगा, 80 to 100 फीटोलीटर रहेगा। तो इसमें आरबीसी की साइज जो है वो नॉर्मल रहेगी, आरबीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी साइज शेप हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम किस में आएगी, उसके नंबर्स में ही,
ठीक है। तो एक सपोज कीजिए पहले वाली कंडीशन में माइक्रोसाइटिक में तो क्या था कि नंबर्स तो ठीक है, लेकिन वहां पे जो उसकी शेप साइज है वो हमारे पास में एबनॉर्मल है, ठीक है। तो साइज डिक्रीज हो गई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। सेकंड आ गया हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक। नॉर्मोसाइटिक में क्या होता है कि इसकी जो हमारे पास में साइज है वो बिल्कुल इक्वल रहेगी, 80 to 100 ही रहेगी, लेकिन उसके नंबर्स में कम आ जाएगा। जैसे एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से हमारे पास में एनीमिया होता है, वो इसी के अंदर आता है। कुल मिला के फाइनली हमें ये की चीज ध्यान रखना है कि जो ब्लड लॉस हो जाएगा उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो होगा हमारे पास में नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया इन द सेंस, अब देखो वन बाय वन, एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, मान लीजिए सडनली जो है वो हमारे पास में ब्लड का जो है वो लॉस हो जाएगा। ब्लड का लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया इन द सेंस आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें भी हमारे पास में जो है वो आरबीसी डैमेज हो जाती है। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज मान लो सपोज करो कि अंदर ही अंदर जो है वो ब्लड का जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। और क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज होगा तो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, जो इरिथ्रोपोइटिन है, इरिथ्रोपोइटिन जो है हमारे पास में है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो है वो कौन सीक्रेट करता है, वो करती है हमारे पास में किडनी। अब ये जो है वो हमारे पास में डैमेज होगी तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसके आरबीसी फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। आरबीसी जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा और आगे जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। लास्ट आता है हमारे पास में एमसीवी के आधार पे, ये क्लासिफिकेशन में एमसीवी के आधार पे बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा दोस्तों कि आरबीसी की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एमसीवी जो है मेन कार्पोसोरल वॉल्यूम जो है वो 100 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये किस किस में देखने को मिलेगा, तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है जिसको हम विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के नाम से भी जो है वो जानते हैं। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन B12 से जो है वो डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, तो दोस्तों मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मेगेलोब्लास्टिक या फोलेट जो है वो उसकी डेफिशिएंसी से होता है। बाकी पर्नीशियस एनीमिया होता है वो स्पेशली जो है विटामिन B12 की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन B12 की वजह से भी एक एनीमिया होता है जिसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। याद रखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो पर्नीशियस एनीमिया है वो हमारे पास में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नॉन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जैसे अगर अल्कोहलिज्म का जो है वो ज्यादा सेवन हो रहा है, या लीवर डिजीज हो गया, या हाइपोथायराइडिज्म हो गया, या जो है हमारे पास में कुछ मेडिकेशन जैसे कीमोथेरेपी के ड्रग्स यूज कर रहे हो, तो उसमें हमारे पास में जो है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आरबीसी की साइज जो है वो, आरबीसी की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, आरबीसी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कोजेज, यानी कि कोजेज के आधार पे जो है वो हम एनीमिया को कितने तरीके से डिवाइड करेंगे। तो पहला आ जाता है हमारे पास में ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस होगा, ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि अगर हमारे पास में ब्लड का जो है वो लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो फाइनली क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में आरबीसी जो है वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज आरबीसी। और आरबीसी अगर डिक्रीज होगी तो फाइनली क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। तो ब्लड लॉस एनीमिया यानी कि एक्यूट हेमरेजिक, जैसे कोई ट्रॉमा हो जाए या सर्जरी हो जाए उसकी वजह से एनीमिया हो, या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाए, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा किसी लेडीज को जो है वो बहुत ज्यादा पीरियड के दौरान जो है वो ब्लड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जैसे कोई अल्सर हो गया या कोई कैंसर हो गया, जिसकी वजह से भी जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होता है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। ये तो था ब्लड लॉस, यानी कि प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है, ठीक है, आरबीसी सही तरीके से बन रही है, लेकिन आरबीसी का लॉस ही जो है वो ज्यादा हो रहा है। सेकंड आ गया हमारे पास में डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इन द सेंस कि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरबीसी का प्रोडक्शन ही जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी कंडीशन में होता है, तो सबसे पहले होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द समझो जैसे हम फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है तो आरबीसी भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो है वो, जैसे फैक्ट्री है बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो में आरबीसी बनती है। अब कोई भी मशीन चलने के लिए जो है वो उसके अंदर क्या चाहिए भाई, फ्यूल चाहिए, तभी तो वो चलेगी। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में आरबीसी बनने के लिए जो है वो हमारी बॉडी को भी जो है वो बहुत सारे विटामिन, ठीक है, और आयरन की जो है वो जरूरत होती है, यानी कि बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन की जो है वो जरूरत होती है,
ठीक है। अगर वो जरूरत नहीं होगी तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगी? मशीन के अंदर अगर लाइट ही नहीं भेजोगे या उसको खाना पीना ही नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आगे डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि फाइनली जो है वो आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। अब वो आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो कैसे डिक्रीज होगा? पहला आता है हमारे पास में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। मान लीजिए उसको आयरन डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी है। अब ये सारी चीजें किसी आरबीसी फॉर्मेशन के लिए आयरन, विटामिन B12 और फोलेट जो है वो जरूरत होती है। अब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। सेकंड आता है बोन मेरो फेलियर, मतलब कि खाना पीना तो सही है पर मशीन ही खराब है। अब मान लो हम न्यूट्रिशन तो सही तरीके से ले रहे हैं लेकिन जो मशीन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो बोन मेरो फेलियर जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, या बोन मेरो में जो है वो कैंसर हो जाएगा जिसको हम कहते हैं दोस्तों ल्यूकेमिया। ठीक है, तो अगर बोन मेरो का कैंसर हो जाएगा तो आगे जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज आती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज इन द सेंस कुछ डिजीज जो है वो ऐसी होती है जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज। अब क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे पास में इरिथ्रोपोइटिन है, क्या है दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन जो हमारे पास में हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। या फिर मान लो बोन मेरो के अंदर जो है वो कोई इन्फेक्शन हो जाए या ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए जिसकी वजह से हमारी खुद की आरबीसी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके, या कोई कैंसर वाली कंडीशन आ जाए उसके अंदर। तीसरा आ जाता है हमारे पास में इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रैक्शन, यानी कि खाना पीना भी सही मिल रहा है, ठीक है, देन बोन मेरो भी सही बना रही है, लेकिन बनने के बाद जैसे हमारी बॉडी में आई फिर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया। समझ में आ रहा? हम तीन कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन, खाना पीना ही सही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है, जब हम खाएंगे नहीं तो आरबीसी प्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि खा पी सही रहे हैं लेकिन बोन मेरो में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा। ठीक। तीसरी चीज आती है हमारे पास में, खा पी भी सही रहे हैं, देन हमारे पास में जो है वो बोन मेरो भी सही तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आरबीसी जो बन गई है वो उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत तेज गति से हो रहा है, या उनका डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रैक्शन, जिसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। यानी कि आरबीसी बनने के बाद जो है वो उसका जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसके लिए दो फैक्टर आते हैं। पहला आता है इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको हम हेरिडेटरी कहते हैं, यानी कि जैसे ही बनी उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। दूसरा आता है एक्सट्रिनिक, जिसमें हम क्या होता है दोस्तों कि बन गई है लेकिन आरबीसी जैसे हमारे पास में ब्लड सर्कुलेशन में आ गई है फिर उसका जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर? तो इसको वन बाय वन कर लेते हैं। पहला आता है इंट्रिंसिक जिसमें सिकल सेल एनीमिया आता है, थैलेसीमिया आता है और हेरिडेटरी जो है वो स्पेरोसाइट आता है, और G6PD डेफिशिएंसी आती है। G6PD थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनको ऑलरेडी जो है वो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अलग बुलेट सीरीज में जो है वो पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि आरबीसी बनने के बाद ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऐसी जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती है जिसकी वजह से आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। या मलेरिया में आपने देखा होगा कि जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रैक्शन कर देता है। या मैकेनिकल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ड्रग इंड्यूस हीमोलाइसिस, कुछ ऐसी जो है वो ड्रग्स आती है जो कि आरबीसी जो है वो डिस्ट्रैक्शन करती है। नेक्स्ट मैकेनिकल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जैसे प्रोस्थेटिक हार्ट वाल लगा देते हैं, ठीक है, किसी को जो है वो हार्ट वाल रिप्लेसमेंट होता है या प्रोस्थेटिक हार्ट वाल लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। नॉर्मल हार्ट वाल में जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन जो प्रोस्थेटिक हार्ट वाल लगाते हैं उसमें आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन आएगा बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था अकॉर्डिंग टू आरबीसी की साइज के ऊपर, यानी कि बेस्ड ऑन एमसीवी के आधार पे। तो तीन चीजें थी एमसीवी के आधार पर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और हमारे पास में मैक्रोसाइटिक। क्लियर? सेकंड हमने कोजेज के आधार पे देखा था, तो कोजेज के आधार पे जो है वो पहली चीज हमने देखी थी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के आधार पे कि बन ही सही तरीके से नहीं रहा, बोन मेरो में प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से, या फिर बनने के बाद जो है वो दिक्कत आ गई, वो सारी चीजें। अब तीसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारे पास में बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी के आधार पे जो है वो हमारे पास में क्लासिफिकेशन करते हैं। मोर्फोलॉजी के आधार पे जो है वो क्लासिफिकेशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसको थोड़ा सा जो है वो आपको समझना पड़ेगा। पहला आ गया हमारे पास में
माइक्रोसाइटिक, पहला जो है वो आ गया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब देखो माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी है, अगर इस आरबीसी की साइज डिक्रीज होगी तो इसको क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटिक। ये आरबीसी हमारे पास में नॉर्मल रहेगी, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मोसाइटिक। और अगर ये आरबीसी की साइज बहुत बढ़ गई, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, मैक्रोसाइटिक। क्लियर है, मैं नीचे लिख देता हूं, ये हो गया हमारे पास में माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, ये हो गया नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, और ये हो गया मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। क्लियर है, तो ये तीन चीज, ये आरबीसी हमारे पास में, ये आरबीसी की जो है वो साइज है, यूं समझिए, ठीक है ना। तो यहां पे साइज जो है वो डिक्रीज होगी, यहां पे नॉर्मल है, और यहां पे साइज जो है वो इंक्रीज होगी। अब यहां तक तो चीज समझ में आ गई, ठीक है। माइक्रोसाइटिक मतलब साइज डिक्रीज, ठीक है, साइज जो है वो डिक्रीज। देन नॉर्मोसाइटिक मतलब साइज नॉर्मल, और मैक्रोसाइटिक मतलब साइज जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होगी। इसको हम कहते हैं दोस्तों साइटिक के आधार पे। सेकंड आ गया हमारे पास में हाइपोक्रोमिक, इसको भी समझो। इसमें दो कंडीशन आती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक। यानी कि ये जैसे हमारे पास में आरबीसी है, अब आरबीसी जो है वो साइज तो सेम रहेगी, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को मैं जो है वो इस तरीके से कर देता हूं, ये हमारे पास में लो हीमोग्लोबिन है, और ये आ गया हमारे पास में हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हो गया। और ये जो है वो हीमोग्लोबिन में मैं सिर्फ एक ही लेयर बनाता हूं, चलो थोड़ा सा समझने की। ये हीमोग्लोबिन है, इसमें मैंने एक राउंड बनाया ओनली, और ये हीमोग्लोबिन है जिसमें मैंने ये लो 4 राउंड बना दिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 लेयर में प्रेजेंट होता है। अब देखो ये क्या होता है दोस्तों, क्रोमिक जिसको हम कहते हैं, इसमें आता है हमारे पास में हीमोग्लोबिन। क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसको हमने किस नाम से दिया दोस्तों, क्रोमिक के नाम से दिया। किस नाम से दिया, क्रोमिक के नाम से। अगर हीमोग्लोबिन हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जिसको क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक, यहां पे लिख देता हूं, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोक्रोमिक। समझने की देरी है दोस्तों, हाइपोक्रोमिक। और अगर हीमोग्लोबिन हमारे पास में नॉर्मल है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक। अब आप बोलोगे कि तीसरी कंडीशन आगे हाइपरक्रोमिक, तो दोस्तों हाइपरक्रोमिक जैसी कंडीशन नहीं आती है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती जिसके अंदर हीमोग्लोबिन हमारे पास में ज्यादा हो जाए, जी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि न्यूक्लियस जो हमारे पास में आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन उतनी जगह ही नहीं रहती है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा हो जाए, नहीं, उसके अंदर जगह ही जो है वो लिमिट की रहती है। तो दो ही कंडीशन आएगी, हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक। अब समझिए दोस्तों, अगर आप पूरी चीज समझ में आ गई, माइक्रोसाइटिक मतलब साइज डिक्रीज, नॉर्मोसाइटिक मतलब साइज नॉर्मल है, ठीक है, मैक्रोसाइटिक मतलब साइज जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। क्लियर। थर्ड चीज आती है, सेकंड स्टेप आ जाती है क्रोमिक। क्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को हमने क्रोमिक से बोला। अगर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। क्रोमिक मतलब कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। नॉर्मोक्रोमिक मतलब साइज, मतलब हमारे पास में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब कंडीशन क्या आ जाएगी, जैसे मैं आपको कहूं माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, समझ में आएगा, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब साइज डिक्रीज होगी लेकिन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में ठीक है। ऐसे में कहूंगा आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब साइज डिक्रीज हो गई है और उसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी जो है वो डिक्रीज हो गई है। एक कंडीशन में ले लेता हूं नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब आरबीसी की साइज तो नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो क्लासिफिकेशन बन जाएगा मोर्फोलॉजी के आधार पे। तो अब देखो समझो, एग्जाम में पूछते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में क्या होगा, ठीक है, ये कंडीशन पूछते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक इन द सेंस कि आरबीसी की साइज जो है वो हमारे पास में आरबीसी की साइज जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ गया, माइक्रोसाइटिक है। और हाइपोक्रोमिक का मतलब है हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो भी डिक्रीज है। समझ में आ गया, यानी कि आरबीसी की साइज भी डिक्रीज है और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो भी कम है, तो दोनों कम है, वो एनीमिया क्या कहलाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होगा दोस्तों, स्मॉल एंड पेल आरबीसी। अब ध्यान से, साइज तो होगी स्मॉल और पेल और पेलर, ठीक है, और येलोइश, ये सारा डिपेंड करता है हमारे पास में क्रोमिक पे।
ठीक है। और बेसिकली जो है वो किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है सीन इन आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया में। इसमें साइज डिक्रीज होगी और आरबीसी जो है वो पेल कलर की होगी। माइक्रोसाइटिक का मतलब डिक्रीज हो गया और हाइपोक्रोमिक मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। अगर ये चार्ट आपने समझ लिया है तो इससे रिलेटेड कोई भी कंडीशन आएगा, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, तो उसमें तो हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि ये तो नॉर्मोसाइटिक है। मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, तो उसमें भी आप समझ सकते हो कि साइज डिक्रीज हो गई है बल्कि कंसंट्रेशन जो है हमारे पास में डिक्रीज है। अब नेक्स्ट स्टेप को आप एक्सप्लेन करोगे ताकि मैं समझूं। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक का मतलब आरबीसी की जो साइज है, ठीक है, आरबीसी की जो साइज है हमारे पास में वो हमारे पास में कैसा है, नॉर्मल है। वेरी गुड। एंड नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि हमारे पास में इसकी जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, क्या है, हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन है वो भी नॉर्मल है। दोनों चीजें, आरबीसी की साइज भी नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी है। फिर एनीमिया कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आरबीसी की साइज भी नॉर्मल है और उसके अंदर कंसंट्रेशन भी दोनों नॉर्मल है। तो एनीमिया कब होगा, जब ब्लड का ही लॉस हो जाएगा, ठीक है, मतलब सारी चीज ठीक है लेकिन ब्लड ही नहीं रहेगा तो फिर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कैसे बन पाएगी। क्लियर है। तो देखो, नॉर्मल साइज एंड कलर, हम क्रोमिक को जो है वो कलर से ले रहे हैं, ठीक है, तो साइज जो है वो नॉर्मल रहेगी और कलर जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन क्या होगा, रिड्यूस नंबर। आपसे एग्जाम में यही चीज पूछी जाएगी कि नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है। तो आपको यही बताना है कि साइज नॉर्मल रहेगी, कलर नॉर्मल रहेगा, लेकिन आरबीसी का नंबर ही रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछे हाइपरक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, तो उसमें आप क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये बेसिकली जो है वो किसमें सीन करते हैं हम, ये बेसिकली जो है वो हमें एक्यूट ब्लड लॉस या क्रोनिक डिजीज में देखने को मिलता है। जैसे हम नेक्स्ट ले लेते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन द सेंस, मैक्रोसाइटिक एनीमिया इन द सेंस कि आरबीसी की जो साइज है वो हमारे पास में कैसी हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। आरबीसी की साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लार्ज आरबीसी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सीन इन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में जो है वो हमें देखने को मिलता ड्यू टू विटामिन बी12 और फोलेट डेफिशिएंसी होगी, उसमें देखने को मिलेगा। ये हो गए हमारे पास में सारे टाइप। अगर ये सारी चीजें, अगर ये चार्ट सबसे ज्यादा पूछा था, अगर ये चीज आपकी क्लियर हो गई है सारे की सारी, आई थिंक क्लियर हो ही होगी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से जो है वो इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में कोजेज। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन करके सारे कोजेज लेंगे। देखो कोजेज में क्या क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, बोन मेरो में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई इन्फेक्शन आ जाएगा, या आगे जो है वो हीमोलाइसिस कंडीशन आएगी। सब कोजेज को वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द सेंस जैसे आयरन डेफिशिएंसी हमें जो है वो देखने को मिलेगी, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी, या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में अगर जैसे मान लो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, या फोलिक एसिड की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, जब इन सब की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्लड लॉस। ऑफ कोर्स अगर ब्लड लॉस हो गया, आरबीसी की साइज भी नॉर्मल है और प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन ब्लड लॉस हो गया, जैसे अगर कोई ट्रॉमा आ जाए, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर किसी लेडीज में जो है बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, वो हो सकता है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिले, जैसे अल्सर या हेमोरॉइड्स जो है वो देखने को मिलेंगे, तो उसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बोन मेरो डिसऑर्डर। बोन मेरो डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया या ल्यूकेमिया या माइलोडोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज मतलब लंबे समय तक ऐसी डिजीज है जो कि डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट डालती है हमारे पास में आरबीसी प्रोडक्शन पे, जैसे किडनी डिजीज। अगर किडनी डिजीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेस इरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा, डिक्रीज जो है वो इरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा, तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि हमारे पास में आरबीसी प्रोडक्शन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। कैंसर हो जाए या ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया इन द सेंस कि आरबीसी प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो रहा है, लेकिन आरबीसी बनने के बाद जो है वो धीरे धीरे लॉस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हेरिडेटरी की अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया,
और अगर एक्वायर्ड की बात करें तो उसमें ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया या मलेरिया जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन सिम्टम्स। अब साइन सिम्टम्स जो है वो इसका बहुत ईजी है, आपको पता ही है कि अगर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो स्किन जो है वो पेलर दिखाई देगी, ठीक है। और बाकी फटेक, वीकनेस, क्योंकि जब टिश्यू को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो बाकी फंक्शन जो है वो किस तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों फटिक देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पेल स्किन, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन था उसकी वजह से कलर जो है वो निर्धारित होता है, ठीक है। देन उसके बाद कंजेक्टिवा में हम देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो कंजेक्टिवा व्हाइट सा दिखेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो या ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है डिजीनेस और लाइट हेडेक, हल्का हल्का जो है वो हेडेक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रैपिड हार्ट बीट, जिसको हम कहते हैं टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया इन द सेंस हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी। वो क्यों होगी दोस्तों? क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो है वो आरबीसी डिक्रीज होगी। आरबीसी डिक्रीज होगी तो ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो टिश्यू के अंदर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब टिश्यू जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास में पहुंचाएंगे ब्रेन को कि यार हमारे पास में जो है वो ऑक्सीजन कम आ गई, तो उसको थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है, तो वो हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास में कोल्ड हैंड एंड फिट, ठंडे, बिल्कुल हाथ पैर जो हो बिल्कुल ठंडे रहेंगे। हेडेक रहेगा और चेस्ट पेन, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन में हमारे पास में जो है वो हीमोग्लोबिन डिक्रीज होएगा तो चेस्ट पेन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास में जो है वो हीमोग्लोबिन, या हम कहें कि हीमोग्लोबिन कम होगा, या हम कहें कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? एंजाइना पेक्टोरिस होगा, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में साइन सिम्टम्स। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करोगे? इजी है, काफी ज्यादा इजी है। आपको पता ही है कि फाइनली हमारे पास में क्या हो रहा है दोस्तों, या तो हम आरबीसी को देख लें, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली हीमोग्लोबिन जो है वो कंसंट्रेशन देख लें। या तो हम आरबीसी को जो है वो नंबर्स को देख ले या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को देख ले, तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस हम कराएंगे सीबीसी। सीबीसी बोले तो कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो करवाएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? लो हीमोग्लोबिन, ऑफ कोर्स लो हीमोग्लोबिन मिलेगा। लो हीमोक्रेटिक वैल्यू, ठीक है, आरबीसी की जो है वो वैल्यू जो है वो हमारे पास में कम मिलेगी। आरबीसी काउंट जो है वो कम मिलेगा। नेक्स्ट एमसीवी टू क्लासिफाई एनीमिया। ऑफ कोर्स एमसीवी जैसे जैसे डिक्रीज मिलेगी आपने अपने ऑलरेडी जो है वो क्लासिफाई कर चुके हैं, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। क्लियर? नेक्स्ट पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, यानी कि स्लाइड लेके जो है वो हम स्मेयर देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम इसकी स्लाइड देखेंगे और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में आरबीसी की साइज शेप किस तरीके से है, किस तरीके से जो है उसका कलर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी, साइज एंड शेप देखेंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रेटिकुलोसाइट काउंट। अब मुझे बताओ कि ये रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है? ब्लड के अंदर जो है हम रेटिकुलोसाइट काउंट देखते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमने तो ब्लड के अंदर जो है वो 3 ही प्रकार की सेल्स देखी थी, कौन कौन सी देखी थी? आरबीसी होती है, बिल्कुल होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, बिल्कुल होती है, और प्लेटलेट होती है। ये 3 प्रकार की सेल होती है। तो फिर ये रेटिकुलोसाइट जो है वो कहां से आ गई? ठीक है, तो दोस्तों रेटिकुलोसाइट कहां से आती है इसको थोड़ा सा समझो कि जो हमारे पास में आरबीसी है, ठीक है, अगर उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत तेज गति से हो जाए या वो बहुत तेज गति से जो है वो डैमेज हो जाए आरबीसी, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? उसको रिप्लेस करने के लिए जो है वो हमारे पास में नई सेल्स आती है। रेटिकुलोसाइट, अगर इरिथ्रोपोइट आप देखोगे, इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस देखोगे, यानी कि आरबीसी जो बनती है उससे पहले वाली सेल्स कौन सी होती है? वो होती है रेटिकुलोसाइट। यानी कि आरबीसी से जस्ट पहले वाली स्टेप क्या है? रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो दोस्तों न्यूक्लियस होता है, बस यही ध्यान रखना। आरबीसी जैसी होती है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है, देन उसके बाद जो है इसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे इसकी साइज जो है वो नॉर्मल आएगी, न्यूक्लियस हट जाएगा, देन ये क्या कहलाती है दोस्तों? आरबीसी कहलाने लग जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे सपोज करो, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो, आप कहीं भंडारे में गए हुए हो या कहीं खाना खाने गए हो और सडनली जो है वो वहां पे पूड़ियां जो है वो कम पड़ गई। अब पूड़ियां कम पड़ गई तो हा हुल्ला हो जाएगा, हा हुल्ला हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो कैटरिंग वाले हलवाई क्या करेंगे दोस्तों? जो भी पूड़ियां हैं, कच्ची पकी जो भी है, फटाफट जो है वो निकाल के देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? ठीक वही चीज यहां पे आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया।
या आरबीसी जो है बहुत संख्या में जो है मारी गई, मलेरिया हो गया या कोई भी डिजीज होगी जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो डैमेज होगी। अब आरबीसी जो है वो बहुत संख्या में जो है वो डैमेज होगी, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो अपरिपक्व है, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण आरबीसी जो नहीं बनी है वो वहां पे चली जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रेटिकुलो कहते हैं, उसको रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, यानी कि अपरिपक्व आरबीसी। इतना याद रखना आप दोस्तों, अपरिपक्व जो है वो आरबीसी क्या कहलाती है दोस्तों, वो हमारे पास में, या हम कहें रेटिकुलोसाइट, या सीधे शब्दों में कहें इमेच्योर आरबीसी जो है वो हमारे पास में क्या है, रेटिकुलोसाइट है। तो रेटिकुलोसाइट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें असेस बोन मेरो एक्टिविटी देखते हैं कि वो हमारे पास में बिना डिमांड के ही जो है वो रेटिकुलोसाइट भेज रहा है। आयरन स्टडी करते हैं कि कई बार क्या होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से वो रेटिकुलोसाइट में बदल जाती है, वो आरबीसी में नहीं बदलती है। नेक्स्ट सीरम आयरन, फेरेटिनिन या टीआईबीसी जो है वो हम देखेंगे। देन विटामिन B12 या फोलेट जो है वो लेवल देखेंगे। बोन मेरो एग्जामिनेशन करेंगे अगर हमारे पास में कुछ भी चीज क्लियर नहीं हुआ, इफ कोजेज इज अनक्लियर, एग्जैक्ट कोजेज का हमें नहीं पता चला है, तो फिर हम बोन मेरो जो है वो एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको पता ही है कि हम ट्रीटमेंट एनीमिया का जो है वो हम करते हैं सिम्टोमेटिक आधार पे। सिम्टोमेटिक इन द सेंस कि जो जैसी प्रॉब्लम आई वैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, आयरन सप्लीमेंट देंगे, ओरल आयरन सप्लीमेंट देंगे फेरस सल्फेट के रूप में। और आजकल जो है वो हमारे पास में एग्जाम में भी पूछा था, अभी जस्ट नोट शीट में पूछा था कि अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट के अनुसार जो हम आयरन दिया जाता है, ठीक है, तो वो किस रेंज में दिया था वो आप मुझे कमेंट करके जो है बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना कंसंट्रेट होके जो है वो मेरी एग्जामिनेशन या मेरी जो है वो क्लासें देखते हो। ठीक है, तो ओरल आयरन सप्लीमेंट देते हैं। एंड डाइटरी चेंजेज में हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे, मीट अगर नॉनवेज वाला पर्सन है तो मीट एंड लेग्यूम्स जो है वो इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट ट्रीट अंडरलाइन कोजेज इफ ब्लड लॉस, ठीक है, अगर ब्लड लॉस है तो उसका जो है वो एग्जैक्ट कोजेज जो है वो या उसका ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे कि ब्लड लॉस जो है वो किसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आपको पता है आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट, ये सारे के सारे जो है वो हमारे लिए जरूरत होते हैं आरबीसी प्रोडक्शन में। तो तीनों हो गई, पहला हमने आयरन पढ़ लिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो दोस्तों विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी होगी तो हम क्या करेंगे दोस्तों, विटामिन B12 के जो है वो इंजेक्शन आते हैं या ओरल सप्लीमेंट के रूप में भी जो है वो देते हैं। मिथाइल कोबामेन के नाम से जो है वो इंजेक्शन आता है, 1500 माइक्रोग्राम का आता है, और वो हम जो है वो देते हैं दोस्तों। ठीक है, या फिर जो है वो एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, ईट, एग, इनमें जो है विटामिन B12 होता है। बाकी हम कहें कि सब्जियों वगैरह में जो है विटामिन B12 जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गया तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं। फोलिक एसिड की भी जो है वो टैबलेट्स आती है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स या सिट्रस फ्रूट उनमें जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आ गया हमारे पास में जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो हमारे पास में बोन मेरो से रिलेटेड है, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो है वो देंगे, ताकि जो है वो हमारे पास में जो एबनॉर्मल आरबीसी जो प्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। नेक्स्ट बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बेसिकली एप्लास्टिक एनीमिया का जो है वो हमारे पास में ट्रीटमेंट बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन ही बनता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास में जो ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे रोकेंगे, तो ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। जैसे मलेरिया की वजह से जो है हमारे पास में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मलेरिया को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट स्टेरॉइड देंगे ऑटो इम्यून डिजीज। अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से आपका आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम स्टेरॉइड देंगे, और अगर आरबीसी बहुत ज्यादा संख्या में लॉस हो रहा है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज इन द सेंस, जैसे कि मान लो सीकेडी का कोई क्लास पेशेंट है, तो सीकेडी के में आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो वो इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगते हैं, इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट के जो है वो इंजेक्शन लगते हैं, ईपीओ के नाम से आते हैं। आपने देखा भी होगा इंजेक्शन ईपीओ इरिथ्रोपोइटिन के नाम से आता है। ये 2000 यूनिट में भी आता है, ये हमारे पास में 5000 यूनिट में भी आता है, और ये हमारे पास में 10,000 यूनिट में भी जो है वो आता है। ये सारे के सारे इंजेक्शन जो है वो पर वीक लगते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे के सारे इंजेक्शन जो है वो पर वीक लगते हैं, ठीक है, हमेशा लगते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना।
तो जैसे मान लो किडनी कम डैमेज है तो हम 2000 यूनिट में हमारे पास में काम चल रहा है, अच्छी बात है। अगर नहीं चल रहा है तो हम 5000 यूनिट देंगे, अगर 5000 में भी नहीं चल रहा तो हम 10,000 यूनिट देंगे। और सारे के सारे इंजेक्शन जो है वो दोस्तों सबक्यूटेनियस लगते हैं और पर वीक लगते हैं। क्लियर? तो अगर क्रोनिक डिजीज की वजह से एनीमिया हो रहा है तो हम इरिथ्रोपोइटिक स्टिमुलेटिंग एजेंट देते हैं, ठीक, जो कि इस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन, देन उसके बाद प्रिवेंशन, और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो दोस्तों क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया देन ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? O2 लेवल भी कम हो गया। अब O2 लेवल कम हो गया तो उसके बाद में जो है वो हमें क्या होगा दोस्तों? हार्ट फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस प्रीमेच्योर बर्थ हो या लो बर्थ वेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर हीमोग्लोबिन या हम कहें कि आयरन या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी कम हो गई तो बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर हो सकता है या लो बर्थ वेट का रहेगा। इसलिए प्रेगनेंसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन को जो है वो स्पेशली देखा जाता है। और खास तौर से आपने देखा भी होगा कि जो हमारे पास में विटामिन जो है वो 9, ठीक है, विटामिन B9 या B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जो है मैंने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पे जो है वो क्लास ले रखी है। अगर हमारे पास में फोलेट की डेफिशिएंसी मिलेगी या फिर विटामिन B12 B9 की जो है वो डेफिशिएंसी मिलेगी तो हमारे पास में जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। अगर हमारे पास में हीमोग्लोबिन कम रह जाएगा या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम रहेगी, एनीमिया रहेगा, तो डिले ग्रोथ रहेगी। नेक्स्ट आता है सीवियर फटिग एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स अगर आपके पास में जो है वो हीमोग्लोबिन या हम कहें कि एनीमिया रहेगा तो सीवियर फटिग होगा, थोड़ा सा काम करोगे देन आप जो है वो थक जाओगे, ठीक है। और हमारे पास में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जब आप हैवी वर्क कर ही नहीं सकते, आप 2 सीढ़ियां चलोगे देन आपके पास में थकान आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कार्य करोगे देन उसके बाद आपको जो है थकान आ जाएगी, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हमारे पास में क्या रहेगा दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? बैलेंस डाइट रहेंगे। प्रिवेंशन में हमारे पास में सबसे पहली चीज आ जाएगी कि बैलेंस डाइट रहेंगे, रिच आयरन, रिच फोलेट और विटामिन B12, यानी कि ऐसी डाइट लेंगे जिसके अंदर हमारे पास में क्या रहेगा दोस्तों? रिच तो आयरन रहेगा, रिच फोलेट रहेगा और रिच जो है विटामिन B12 रहेगा, ताकि हमारे पास में जो हो एनीमिया ना हो। नेक्स्ट आयरन सप्लीमेंट देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स दिया ही जाता है और देना भी चाहिए। नेक्स्ट रेगुलर स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है, जैसे चिल्ड्रन हुए या प्रेग्नेंट वुमन हुई या रिप्रोडक्टिव एज में कोई लेडीज है, तो ऐसे जो हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें एनीमिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो आदमियों में एनीमिया जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक ऐसी डिजीज, यही एक ऐसी डिजीज जो आदमियों में पहली बार सुनने को मिली है कि कम हुई है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मेल के अंदर जो है वो हमारे पास में एनीमिया कम देखने को मिलेगा, लेकिन फीमेल्स में खासतौर से जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है या जिन लेडीज के जो है वो पीरियड्स आते हैं या जो बच्चे होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनमें जो है वो एनीमिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो इनका जो है वो पर्टिकुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग होता है इन एरिया विथ हाई वॉर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा जो है वो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं ना पेट में जो कीड़े होते हैं, अगर ऐसे एरिया भी होते हैं जैसे स्लम्स वाला एरिया हो गया है या झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया हो गया है, वहां पे क्या होता है कि दोस्तों जो पेट के जो कीड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और उन बच्चों में एनीमिया जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर बच्चों में जो है डीवॉर्मिंग की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्कूल के अंदर होते हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर जो है वो हमारे पास में जो है वो टैबलेट दी जाती है। कौन सी टैबलेट दी जाती है? फेमस टैबलेट है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, एल्बेंडाजोल दी जाती है। एल्बेंडाजोल जो है वो दी जाती है 6 महीने में जो है वो एक बार बच्चों को जो है वो दी जाती है। स्कूल बच्चों में जो काफी रेपुटेटेड स्कूल हुआ है उनमें दी जाती है, आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल में भी जो है दी जाती है। हर 6 महीने पे जो है वो एक टैबलेट जो है वो 400 mg की जो हमारे पास में एल्बेंडाजोल आती है वो जो है वो हमारे पास में हर 6 महीने पे जो है वो दी जाती है। वैसे नॉर्मली बच्चों को जो है वो एल्बेंडाजोल 6 महीने में दे ही देनी चाहिए ताकि पेट के कोई भी कीड़े जो है वो ना रहे। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे,
थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो उनको भी बताइएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मैसेज किया कि निडल स्टिक इंजरी जो है वो पढ़ा दीजिए, कुछ बच्चों ने जो है वो हमारे पास में कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कहा है, किसी ने जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कहा है। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, 1 बाय 1 करके हम जैसे हमारे पास में फुर्सत मिलेगी, जैसे ही मौका मिलेगा हम उन क्लास को लेते हैं। और भी कोई क्लास आपके जहन में हो जिसको लगता है कि ये क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो उसके बारे में बताइएगा दोस्तों, उसको भी हम जो है वो लेके चलेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।